तो पहला सवाल हम लेते हैं। डॉक्टर श्वेता, आप ये बताइए कि प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल वेट गेन कितना होना चाहिए? कोई भी गर्भवती महिला जो एवरेज बिल्ट और हाइट की है, उसका वेट गेन करीब करीब 11 से 15 किलो के बीच होना चाहिए। और इसमें एक हम एज ए रूल मान सकते हैं कि किसी भी हफ्ते में 500 ग्राम से ज्यादा वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो जैसा आपने बोला कि एवरेज बिल्ट की महिला का वेट गेन इतना होना चाहिए, ये बताइए क्या हर महिला का वेट गेन इतना ही होता है या इतना ही हो? जी, मैं समझ गई आपका सवाल। इसमें हर महिला का वेट गेन इतना ही नहीं होता है। कुछ महिलाओं का अंडर वेट गेन हो जाता है और कुछ महिलाओं का ओवर वेट गेन हो जाता है। अंडर वेट गेन यानी कि यदि वो एवरेज बिल्ट और हाइट की है पर उसका वजन सिर्फ 5 या 6 किलो बढ़ा है तो वो अंडर वेट गेन हो गया। और ओवर वेट गेन यानी कि 20 किलो 25 किलो बढ़ गया, दैट इज ओवर वेट गेन। तो ये वजन कम बढ़ने के या ज्यादा बढ़ने के क्या क्या रीजंस हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वजन कम बढ़ने का जैसे कि हमने देखा है प्रेगनेंसी के एक सिम्टम के रूप में हम मानते हैं वॉमिटिंग को। तो किसी किसी को, मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरुआत के 3 महीनों में। और काफी लोगों को ये वॉमिटिंग बंद हो जाती है 4th मंथ से, लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोगों को कंटिन्यू रहती है 9वें महीने तक, तो उनका वेट गेन अच्छे से नहीं होगा। या डाइजेशन के इश्यूज हैं या फूड के प्रति एवर्शन है, उनको भूख नहीं लग रही अच्छे से, तो उनका वेट गेन नहीं होगा। और वेट गेन ज्यादा इस तब होता है जबकि उनका डाइट हेल्दी नहीं है। अगर अनहेल्दी फूड खा रहे हैं या बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक है तो उनका वेट गेन बहुत ज्यादा होगा। ये जो वेट गेन है मदर्स में, ये उनके खुद के वेट पे भी डिपेंड करता है क्या? हाँ, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर पहले से ओवर वेट है तो एक वेट गेन की टेंडेंसी भी होती है उनके अंदर, और उससे उनको ओवर वेट गेन प्रेगनेंसी में होने के चांसेस रहते हैं। अब जब हमने प्रेगनेंसी में वेट की बात की तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जन्म के समय बच्चों का वेट कितना होना चाहिए एट बर्थ? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और ये बहुत सारे मिथ मैं क्लियर करना चाहूंगा। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, जो एवरेज बर्थ वेट एक बच्चे का होना चाहिए, एक बेबी गर्ल का 3.2 kg और एक बेबी बॉय का 3.3 kg। WHO ने क्या किया, पूरे 6 के 6 महाद्वीप से बहुत सारे बच्चों को अपने सीरीज में लिया और उन सबको अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग दी, उनको अच्छे से वेट, उनको टेम्परेचर मेंटेन किया, उनको प्रॉपर चीजें दी और उसका स्टडी किया कि कितना क्या प्रॉपर वेट गेन होता है और उसका ये निष्कर्ष निकला है। तो ये याद रखिएगा, जो हमारा एम होना चाहिए 3.2 टू 3.3 kg। तो यदि हमारा बेबी 2.8 2.9 kg का है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है ना? हमारे यहाँ, हमारे देश में 2.5 kg से नीचे के बच्चे को लो बर्थ वेट माना जाता है। ये हमारी स्टडीज के लिए है। सरकार जो हमारा डेटा रखती है कि हमारे देश में कितने बच्चे लो बर्थ वेट हुए, कितने बच्चे प्रॉपर बर्थ वेट हुए, पर हमें याद रखना है 3.2 3.3 kg, इसके अराउंड हमारा एम, हमारा टारगेट होना चाहिए। तो बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ हो और बच्चे का प्रॉपर डिलीवरी के बाद बच्चों का प्रॉपर वेट गेन हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिलीवरी के बाद बच्चे का प्रॉपर वेट गेन हो, हम इसको ऐसे शुरू करते हैं कि डिलीवरी के पहले, क्योंकि हम क्या मानते हैं यूजुअली कि भाई पैदा होने के बाद बच्चे का लाइफ शुरू होना, ऐसा थोड़ा ना है। बच्चे का लाइफ कब शुरू होता है? जब वो माँ के पेट में रहता है। तो जितनी अच्छी शुरुआत मिलेगी उतना अच्छा प्रोग्रेस होगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए आज के समय में कहा जाता है पहले 1000 दिन का न्यूट्रिशन। किसी भी व्यक्ति का पहले 1000 दिन का न्यूट्रिशन जो है वो उसकी पूरे जिंदगी की दिशा को तय करता है। पहले 1000 दिन यानी 270 दिन माँ के पेट में, और फिर 365 दिन शुरू के 2 साल, ये हुए किसी भी व्यक्ति के पहले 1000 दिन। तो अब मैं चूंकि पीडियाट्रिशियन हूं
तो मेरा काम शुरू होता है जब बच्चा मेरे हाथ में डिलीवरी के बाद आता है। तो जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो है बच्चे की ब्रेस्ट फीडिंग। पैदा होने के बाद आधे घंटे के भीतर भीतर, 30 मिनट के भीतर भीतर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करवा देना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी से हो। और शुरू के 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ्स उसको प्रॉपर पूरा ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए। ये उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसा आपने बोला कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बच्चे के जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं, तो ऐसा क्यों है? मदर्स मिल्क इज व्हाई सो इम्पोर्टेंट? हाँ, मदर्स मिल्क इज क्यों, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? इसकी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और यदि एक लाइन में बोला जाए तो माँ का दूध डेथ से बचाता है, बीमारी से बचाता है, कुपोषण से बचाता है, बच्चों के आईक्यू को बढ़ाता है, टाइप 2 डायबिटीज से बचाता है, मदर्स को कई प्रकार के कैंसर से बचाता है, बच्चों को कई प्रकार की होने वाली बीमारियों से बचाता है, ओवर वेट गेन से बच्चों को बचाता है। मतलब दोनों ही चीजों से बचाता है, कम वेट गेन से भी बचाता है, ओवर वेट गेन से भी बचाता है, बच्चे को भी बचाता है, माँ को भी बचाता है, बच्चे में बीमारियों को भी बचाता है, बच्चे की डेथ रेट को भी बचाता है, हर चीज से बचाता है। और ना केवल आज से 30 साल 40 साल के बाद बच्चे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये बच्चे के न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। और बच्चे का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है कि कैसे शुरुआत हुई। तो यदि 6 महीने तक मदर ने प्रॉपर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देने में सफलता पाई है, तो 6 महीने के बाद उसका जो भोजन रहेगा वो भी बेटर रहेगा। इसकी चर्चा हम अगले सेशंस में करेंगे कि 6 महीने के बाद बच्चे का फूड कैसे बढ़ना चाहिए। पर हम ये जान लें, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हर माँ को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डॉक्टर श्वेता रादर, यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगा इस क्वेश्चन को लेकर के। हमने बात की 1000 डेज की, राइट, जिसमें से पहला 270 डेज तो माँ के पेट में बच्चे ने गुजारा। वही डिसाइड करता है कि बच्चे का वेट, काफी हद तक बच्चे का बर्थ वेट कितना होगा। तो आप थोड़ा उस पर फोकस कीजिए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप क्या सजेस्ट करेंगी फीमेल्स को कि बच्चे का वेट, बर्थ वेट अच्छा हो। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मदर की हेल्दी डाइट। और हेल्दी डाइट का मतलब हमारा बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं इसको लेके। इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों की जरूरत है। जिसमें कि हम लोग आजकल जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हैं। ज्यादातर करके हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चिप्स, कुरकुरे, मैगी, मैदे की बनी हुई चीजें, बिस्किट्स बहुत सारी गर्भवती महिलाएं भूख लगती है बीच बीच में तो 2-2 बिस्किट बीच बीच में खाती रहती हैं। शुगर, व्हाइट शुगर हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज हमारे डाइट के लिए अच्छा नहीं है। और अगर हम प्रोटीन अच्छे से लेते हैं और गुड फैट लेते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे देसी गाय का घी लेते हैं, घर का बना हुआ निकला हुआ मक्खन लेते हैं, तो ये बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करता है और माँ के जॉइंट्स को, बच्चे के जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो हमें डाइट का बहुत ध्यान देना पड़ेगा प्रेगनेंसी में, तभी हम बच्चे के लिए ऑप्टिमम वेट गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये देखा है, मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि डिलीवरी के बाद 2 महीने 2.5 महीने पे वो बोलते हैं कि हमारा दूध कम हो गया, या डिसकंटिन्यू कर देते हैं ब्रेस्ट फीडिंग और टॉप फीड पे बच्चे को ले आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसका ना केवल एक कारण है, या एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, प्रॉपर लैचिंग ना होना।
लैचिंग मतलब ब्रेस्ट पे बच्चे के मुंह की पकड़। यदि ये सही है तो कोई भी मदर काफी लंबे समय तक बिना किसी तकलीफ के, बहुत कम, बिना दर्द के, बिना किसी इशू के ब्रेस्ट फीडिंग करा सकेगी। पर यदि लैचिंग प्रॉपर नहीं है तो बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, वो रोएगा ज्यादा, वो चाप देगा, माँ के निप्पल में दर्द हो जाएगा। ये बहुत प्रकार की दिक्कतें होती हैं। तो डॉक्टर श्वेता, जो मैंने देखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है ना, जो थोड़े समय के बाद मदर्स डिसकंटिन्यू कर देती हैं, खाली हमारे देश में नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनको दर्द होता है। मदर्स को दर्द होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में, या उनको लगता है कि मेरे को दूध नहीं आ रहा ठीक से, या उनको लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, या और भी कोई तकलीफ। ये सबका यदि हम मूल में जाए ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है लैचिंग। मैं लैचिंग पे अभी आता हूं। इसके पहले एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, वो है कि पैदा होने के बाद शुरू के एक दिन टॉप फीडिंग दे देना। ये सभी लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। एक मदर के मन को देखिए, उसको एक बेबी हुआ, बेबी उसके बगल में लेटा हुआ है, और उसकी आंखों के सामने आप डब्बे का दूध बनाकर उसको चम्मच से या बॉटल से पिला रहे हैं। आप माँ के मन की कल्पना कीजिए, क्या उसका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता होगा। और फिर एक दिन के बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं, एक दिन 2 दिन के बाद, उसके बाद भी 4 दिन के बाद जब छुट्टी होती है तो आप उस डब्बे को पेरेंट्स को हैंडओवर, पेरेंट्स लेकर के घर चले जाते हैं। अब वो डब्बा उनको हमेशा अपने घर में दिखता है मदर को, और उसके मन में इतने सारे प्रश्न हैं कि मेरे को दूध कम आ रहा है। उसके मन में वो 2 दिन की छाप गहरी पड़ी हुई है। उसके मन में हमेशा के लिए आपने एक संशय का बीज डाल दिया कि बच्चे को डब्बे के दूध की जरूरत है, और उसके मन में ये कॉन्फिडेंस कम हो गया, और नतीजा ये होता है कि थोड़े समय के बाद वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इतना कमजोर हो जाता है, उसको फिर लगता है यार मेरे को दूध नहीं आ रहा है, डब्बे का दूध वो देना शुरू कर देती है। 2-3 चीजें। सबसे पहला, एक्सेप्शनल परिस्थितियों के अलावा कोई भी बेबी हॉस्पिटल में हुआ है, उसे आधे घंटे के भीतर भीतर माँ का दूध शुरू कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय माँ को सपोर्ट चाहिए, नर्सिंग स्टाफ का। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, डॉक्टर्स की भी, नर्सिंग स्टाफ की भी, क्योंकि आधे घंटे के अंदर माँ थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की स्थिति में है, थोड़े पेन में है। लेकिन उस स्थिति में भी यदि आप बच्चे को माँ का दूध पिला देते हैं तो माँ के कॉन्फिडेंस में कितना बूस्टअप आएगा। और फिर यदि हम केवल माँ का दूध कंटिन्यू करते हैं, तो जब 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद माँ अस्पताल से घर जाएगी तो क्या कॉन्फिडेंस और क्या मैसेज लेके जाएगी कि मेरा दूध हो रहा है, मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। मैंने देखा है कि ऐसा होने के बाद भी, ये सब करने के बाद भी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है कि दूध माँ कंटिन्यू कर पाती है या नहीं कर पाती है, वो होता है लैचिंग। छाती पे, स्तन पे बच्चे के मुंह की पकड़। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इस पे हम एक चर्चा, पूरी एक फेसबुक लाइव हम इस पे करेंगे आने वाले समय में। पर मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि बच्चा सीधा होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। बच्चे का सिर थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, ऐसे करके दूध पिएगा तो नहीं पी सकेगा, आप खुद करके देखिएगा। बड़ा सा मुंह खुला होना चाहिए, और पूरा उसका जो निप्पल के चारों तरफ का एरियोला जिसको कहते हैं, काला वाला जो पोर्शन है, उसका नीचे का पूरा बच्चे के मुंह में होना चाहिए, और ऐसे बच्चे का मुंह खुला होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। और माँ को फील होता है कि हाँ, ब्रेस्ट मिल्क निकल के वो बच्चे के मुंह में जा रहा है, बच्चे के पेट में जा रहा है। ये फीलिंग अपने आप में मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी इतनी सेटिस्फाइंग होती है, ये लाइफ लॉन्ग उनके कनेक्ट की नींव भी रखती है।
ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इस पे हम फिर हिस्सों हिस्सों में बात करेंगे। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहती हूँ कि कई बार जो न्यू मदर्स रहती हैं और उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो बहुत एंक्शस होते हैं कि भाई बच्चे का दूध नहीं मिल रहा प्रॉपर मात्रा में, तो कहीं ऐसा नहीं हो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 दिन के लिए बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है और पेशेंस रखना पड़ता है। शुरू का 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और थोड़ी सी तकलीफ उठा के अगर आप बच्चे के जीवन में सुधार कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू के 3 दिन हिम्मत रखें, और जैसे ही आप पूरा डेडिकेशन और मदर को पूरा सपोर्ट देंगे तो दूध आना ही आना है। मैं एक चीज और ऐड करूंगा डॉक्टर श्वेता इसमें। मैंने ये देखा है कि जब मान लो कोई बेबी का लैचिंग प्रॉपर नहीं है, तो 2 महीने के पहले पहले यदि बेबी हमारे पास आ जाता है तो हम काफी हद तक उसकी लैचिंग पे वर्क कर सकते हैं और उसको बहुत हद तक इंप्रूव कर सकते हैं 2-3 महीने के अंदर अंदर। इसके बाद काफी कठिन हो जाता है उसको ठीक कर पाना। एक क्वेश्चन भी आया है यहाँ पे, उसको ले लेते हैं। हाउ बेबी विल लर्न टू ओपन माउथ? बेबी नोज, बेबी डजंट नीड टू लर्न। बच्चे को सीखने की जरूरत नहीं है। इसको करना कैसे है, इसकी टेक्निक यदि आप जानना चाह रही हैं, मैं आपको बताता हूं। एक तो बेबी का होल्ड ऐसे होना चाहिए कि जैसे मान लो मदर को इधर से बच्चे को दूध पिलाना है तो वो राइट हैंड से बच्चे को सपोर्ट करे, लेफ्ट से ना करे। जिधर का ब्रेस्ट आपको बच्चे को पिलाना है उस हाथ को आप फ्री रखिए। तो यदि लेफ्ट ब्रेस्ट से आपको फीडिंग कराना है तो आप राइट हैंड से बच्चे को सपोर्ट कीजिए, और आप ऐसा कीजिए कि बच्चे का जो लोअर लिप है वो एरियोला, नीचे का जो हिस्सा है एरियोला का, वहां पर आए, और बच्चे का जो नाक है वो मां के निप्पल के लेवल पे आए। तो पहले आप बच्चे के लोअर लिप को ब्रेस्ट से लगाइए, लोअर हिस्से पर, और उसके बाद उसके अपर लिप को आप ऊपर निप्पल से या ऊपर के एरियोला से लगाइए, और अपने आप पाएंगे कि बच्चा अपना मुंह यूं खोल लेगा। और फिर निप्पल को आप बच्चे के तालू की तरफ, ऊपर की तरफ उसको बच्चे को लेके आइए। इसको मैं पिक्चर्स के माध्यम से आपको किसी दिन समझाऊंगा, ठीक है। पर ध्यान रखने की बात क्या है, नीचे का जो एरियोला है वो पूरा का पूरा बच्चे के मुंह में हो। 2 टच टेक्निक होती है, 2 पॉइंट टच। पहले बच्चे का लोअर लिप आप ब्रेस्ट के नीचे लगाएं, और फिर खुले हुए में अपर लिप को निप्पल के ऊपर लगाएं, और बच्चा अपने आप लैच कर लेगा। बशर्ते, अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा इस हाथ से आप सपोर्ट कीजिए तो बच्चे का शरीर पूरा आपके शरीर से लगा हुआ हो, मां के शरीर से। बच्चे का सिर और उसका शरीर एक सीध में हो। ऐसे नहीं कि बच्चे का शरीर एक सीध में और उसकी गर्दन को ऐसे हम मोड़ दे रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। वो एक सीध में होना चाहिए। बच्चे का सिर ऐसे फ्लेक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आप गटक सकेंगे क्या किसी चीज को? जब भी हम पानी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, गर्दन को एक्सटेंड करते हैं। तो बच्चे को यूं पकड़ के उसकी गर्दन को थोड़ा एक्सटेंड करना है और उसको ब्रेस्ट के पास लेके आना है ना? ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि अगर गर्भवती महिलाएं हमारे थोड़ा जोर से बोलो मेरे ख्याल से। गर्भवती महिलाएं हमारे एंटीनेटल चेकअप्स के दौरान जब आती हैं, उस समय फर्स्ट विजिट पे ही हमारे यहाँ रूटीन में सिस्टम है कि हम उनका ब्रेस्ट चेक करते हैं, और निप्पल्स इन्वर्टेड है कि नहीं, निप्पल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्रेस्ट इश्यूज तो नहीं है, वो सब चेक कर लेते हैं। तो ये काफी अच्छा रहता है। और पेशेंट, जब हम फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट चेक करते हैं तो पेशेंट को समझ में आ जाता है, मदर्स को एक अटेंशन आ जाती है कि हाँ हमारा ब्रेस्ट चेक हो रहा है, मतलब हमको ब्रेस्ट फीड कराना है। और दूसरा मुझे लगता है कि जब हम एंटीनेटल चेकअप्स के दौरान यदि हम सभी गायनेकोलॉजिस्ट इस पर अगर 1-2 वीडियोस पेशेंट्स को हम दिखाते रहें चेकअप्स के दौरान अपने क्लिनिक में, और उनको थोड़ी काउंसलिंग करते रहें कि भले ही आपका नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, पर आपको ब्रेस्ट फीड कराना ही है अपने बच्चे को, उसका इंपॉर्टेंस उनके दिमाग में बैठा दें, तो मुझे लगता है कि वो मेंटली बहुत रेडी हो जाएंगे इस चीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर श्वेता ने बोला है। ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत बच्चे के पैदा होने के बाद नहीं होती। उसका मेंटल प्रिपरेशन तो, मदर का मेंटल प्रिपरेशन तो पहले से ही करना पड़ेगा। यस यस। तो डॉक्टर श्वेता, आप और क्या एडवाइस कर सकती हैं कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान जितना आपने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि मदर की काउंसलिंग हो, उसका ब्रेस्ट का चेकअप हो, और उसकी एजुकेशन हो, राइट?
वेरी गुड। तो आपने ना प्रेगनेंसी के दौरान कार्बोहाइड्रेट एक्सेस की बात की थी, जी। थोड़ा सा उसको और बताइए ना। हाँ, अगर कार्बोहाइड्रेट अगर हम समझ जाएं कि हमको क्या खाना है कार्बोहाइड्रेट्स में और क्या नहीं खाना है, तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो नहीं खाना है उसको समझते हैं, तो जो बचेगा वो खाना है। तो जो नहीं खाना है सबसे पहले उसमें आता है व्हाइट शुगर। व्हाइट शुगर जो है ये हमारा प्रोसेस्ड शुगर है और सल्फर युक्त होता है, और ये तेजी से हमारे बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ाता है, और ये हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा, जो हमारे फ्रीली अवेलेबल पैकेज्ड फूड्स हैं, जो मार्केट से हम पैकेट वाली चीजें लाते हैं, जैसे बिस्किट्स ले आते हैं। कुछ गर्भवती महिलाओं को चॉकलेट्स खाने की क्रेविंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो मैं कहूंगी कि उसको अवॉइड करिए। चॉकलेट में बहुत हाई क्वांटिटी में शुगर है और हमको ये अवॉइड करना है। आपको अगर शुगर की इच्छा होती है, आप शहद एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। अंजीर, खजूर, किशमिश, किशमिश आप रात भर भिगा के सुबह चबा चबा कर खा सकते हैं। और थोड़ा बहुत ठंड का मौसम है तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर व्हाइट शुगर को हमको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको हटाना है वो है सफेद शुगर और बिस्किट्स। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको नहीं खानी है वो है मैदा। तो जितना भी अनाज चिकना पिसा हुआ रहता है वो हमारे ब्लड शुगर को बहुत इम्बैलेंस करता है। तो चिकने पिसे हुए कोई भी अनाज को हमको नहीं खाना है। तो ज्यादातर करके आजकल हम गेहूं और व्हाइट राइस ही हमारे हम सभी के घरों में चलता है। तो गेहूं को अगर आप मार्केट से पिसा हुआ पैकेट लेके आते हैं तो वो इतना चिकना पिसा हुआ रहता है, और एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाता है एकदम फूली हुई रोटियां बन रही हैं। तो वैसा अगर आप थोड़ा मोटा आटा पिसाएंगे तो उतनी सुंदर रोटी दिखाई नहीं देगी, पर आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो मतलब यदि फूली हुई रोटी है तो हम भी फूल सकते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। मोटे पिसे हुए आटे की भी बहुत अच्छी फूली हुई रोटी मिलती है और बनती है, और वो ज्यादा फायदेमंद है। उसमें फाइबर्स भी बहुत होते हैं। वो प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन बहुत बड़ी समस्या है, पेट साफ नहीं होता बच्चे के प्रेशर की वजह से। पर अगर आप फाइबर युक्त यानी मोटे अनाज खाते हैं तो आपको पेट साफ होने की समस्या प्रेगनेंसी में नहीं आएगी। तो और कई जो लेडीज हैं, जब हम उनको दूध पीने के लिए बोलते हैं प्रेगनेंसी में कि भाई आप दूध पियो, तो वो लोग क्या करती हैं घर जाके, जो मार्केट में रोज शरबत आता है, खस शरबत आता है, उसको मिक्स कर करके पीने लग जाती हैं। तो आजकल जब दूध बोलते हैं तो हमको बोलना पड़ता है कि आप शरबत मिक्स नहीं करना। तो शरबत क्यों नहीं मिक्स करना? एक तो सभी केमिकल्स हैं उसमें, और दूसरा बहुत हाई शुगर कंटेंट है। मतलब इतना सा भी शरबत आप मिक्स करते हैं, आधा चम्मच भी, तो एकदम दूध मीठा हो जाता है। तो आप केमिकल युक्त कोई भी चीजें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। और ऐसी पैकेट वाली, जैसे थोड़ा किसी का मन करता है मैगी खा लेते हैं, मैडम हम तो हफ्ते में एक बार मैगी खा लेते हैं, तो मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल अवॉइड करिए। बच्चे का टेस्ट डेवलप होने लग जाता है 4th मंथ से। आपको शायद ये आश्चर्य होगा जान के, बच्चे के टेस्ट बड्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो आप जो खा रहे हैं उसका बच्चे को टेस्ट आ गया, तो आप जो बच्चे को खिलाना चाहते हैं बड़े होके, वही आपको अभी खाना है। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रेग्नेंट रेट्स पर, चूहों पर एक स्टडी हुई थी। तो प्रेग्नेंट चूहों को बहुत जंक खाना खिलाया गया, और पता है फिर क्या पाया गया? उनके जो बच्चे हुए ना, उनको शुरू से जंक खाना बहुत पसंद आता था। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में इस पे रिसर्च हो चुकी है, तो ये बहुत ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आजकल ब्रेड खाना बहुत कॉमन हो गया है हम सबके घरों में, मतलब ब्रेड हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार आती ही है। तो फिर मैं फिर समझाऊंगी आपको कि कुछ चीजें हैं जो एडवर्टाइज की गई हैं, पर वो मल्टीग्रेन के नाम से, ब्राउन ब्रेड के नाम से, ये सभी नामों से मिल रही है जरूर, पर वो अच्छी नहीं है। है ना? तो आप जिस चीज का टेस्ट डेवलप करेंगे प्रेगनेंसी में बच्चे का, बच्चा बड़े होकर अपने आप उस चीजों की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ब्रेड्स और पैकेट वाली चीजें, नमकीन, बहुत सारी लेडीज जब खाना खाती है दोपहर को, और फिर जो रात का खाना खाती है उसके बीच में शाम को 4-5 बजे चाय मिक्सचर वगैरह खाती है, तो मैं बोलूंगी ये सब बिल्कुल अवॉइड करिए। और चाय तो प्रेगनेंसी में चाय कॉफी को अवॉइड करने के लिए एक्चुअली समझाया गया है। जितना हम बोलते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है प्रेगनेंसी में, वैसे ही हम समझाते हैं कि टी कॉफी भी अवॉइड करना है। तो टी अवॉइड करेंगे तो शुगर अपने आप ही अवॉइड हो जाएगा। और दूध में भी शुगर मिला के मत पीजिए, दूध अपने आप में मीठा होता है। और आप उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अगर ले लेंगे, भीगी हुई किशमिश वगैरह, तो आपको वैसे ही मीठा लगने लग जाएगा। तो मेरा एक सवाल और था, जो हमने क्वेश्चंस मांगे थे, उसमें ये सवाल 3-4 बार आया है
तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो आपने बोला कि बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है माँ को, ये कब तक पिलाना है और कब वो चेंज ओवर कर सकती है गाय के दूध पे या किसी और चीज पर? 6 महीना, 6 महीना केवल माँ का दूध, और 6 महीने के बाद केवल माँ का दूध बिल्कुल नहीं। क्यों? 6 महीने के पहले यदि आप माँ के दूध को किसी भी दूसरी चीज से रिप्लेस करते हैं तो हमको ये समझ लेना है कि दुनिया की कोई भी चीज माँ के दूध के न्यूट्रिशनल वैल्यू का मुकाबला नहीं कर सकती। 6 महीने तक माँ को जितना दूध आता है, बच्चे की जितनी जरूरत है वो उससे पूर्ति हो जाती है। तो यदि आप 4 महीने से, 3.5 महीने से, 5 महीने से ऊपर का कुछ शुरू कर देंगे। अच्छा हाँ, ये बताने से पहले एक चीज और छोटे बच्चों का ना भूख और प्यास अलग अलग नहीं होती, उनका दोनों बराबर है। इसलिए हमको पानी भी नहीं पिलाना है छोटे बच्चों को। लोग पूछते हैं कि सर बहुत गर्मी है, पानी बच्चे को पिला दें क्या? अरे भाई, बहुत गर्मी है तो बच्चे को तो आप पहली बात गर्मी में थोड़े ना रखते हो, नंबर 1। नंबर 2, यदि गर्मी में है भी तो भी उसको फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड कराइए, ऊपर का नहीं दीजिए, पानी नहीं दीजिए। तो छोटे बच्चों का भूख और प्यास एक ही होती है। आप उनको जितना पानी पिला देंगे उतना ही वो दूध कम पिएंगे। कहने का मतलब माँ के दूध में भी आपने पानी मिला दिया। तो 6 महीने तक केवल 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 माँ का दूध। इसके पहले ऊपर का भोजन देने का मतलब ये हुआ कि उतने अमाउंट माँ के दूध के बदले आप कुछ और दे रहे हैं। तो न्यूट्रिशनली कोई भी चीज माँ के दूध से इंफीरियर होती है, कमतर होती है। तो कहने का मतलब कि हमने एक बेटर फूड की जगह कम अच्छा फूड दिया। इसलिए 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना है, और उसका राज केवल एक है या दो: मदर का कॉन्फिडेंस, प्रॉपर लैचिंग, फिनिश। 6 महीने के बाद आपको ऊपर का दूध शुरू कर देना, ऊपर का भोजन, ऊपर का दूध नहीं, सॉरी, हम इस पे और चर्चा करेंगे। ऊपर का भोजन शुरू करना है, इसके हम और आगे, आज का टाइम काफी हो रहा है तो अभी हम सम अप करते हैं, फिर हम इस पे आगे और सीरीज में बात करेंगे। तो एक सवाल और था हमारा, क्योंकि कोरोना टाइम्स है और इस समय काफी पेशेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि अगर कोरोना है मदर को और कोरोना के साथ डिलीवर हुआ है तो बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना है कि नहीं? 100%, इसमें बिल्कुल कोई शंका रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल दूध पिलाना ही पिलाना है। मदर अपना मास्क पहने, दूध पिलाने के बाद थोड़ा डिस्टेंसिंग रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे। अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है। हमें एक चीज समझ लेना है, भारत देश में बहुत रेयर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, कुछ ऐसी मेटाबॉलिक डिजीजेस होती हैं, उनको छोड़ करके हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना ही है। इसमें फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे कि कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, तो उसमें फिर हमें क्या करना है डिलीवरी के माँ का दूध पिलाना ही है। बिल्कुल। और हम अपना नेक्स्ट फेसबुक लाइव रखेंगे 2 जनवरी शनिवार को शाम को 7 बजे। मैसेज हम आपको दे देंगे अपने फेसबुक पेज में। तो डॉक्टर श्वेता, आप आज के लिए और कुछ टेक होम मैसेज सभी लोगों को देना चाहेंगी? मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, मैं प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि हम बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स के बारे में पेशेंट्स पहले महीने से ही पूछने लग जाते हैं कि हम प्रोटीन पाउडर पीना शुरू कर दें क्या। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप बहुत अंडर वेट हैं अगर, और अंडर वेट से प्रेगनेंसी शुरू कर रहे हैं तो डॉक्टर अपने आप आपको सजेस्ट करेंगे। पर अगर आप नॉर्मल वेट या ओवर वेट है तो आपको प्रोटीन पाउडर्स की जरूरत नहीं है, आपको वैरायटी ऑफ प्रोटीन की जरूरत है जो कि हमारे डिफरेंट दालों में है। तो ज्यादातर करके हमारे सभी घरों में रहड़ दाल बनती है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि दालों को चेंज कर करके बनाइए। रहड़ दाल का नंबर 7-8 दिन में एक बार आना चाहिए। तो जितनी प्रकार की आप दालें वैरायटी बनाएंगे उतनी ही तरह के अमीनो एसिड्स आपको वैरायटी मिलती रहेगी, और इस तरह से आपको कभी भी प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर्स इस्तेमाल करने की बजाय थोड़ी सी मेहनत हमें दालों की वैरायटी में करना चाहिए। और जब भी आप दाल लें तो उसमें 2 चम्मच देसी गाय का घी डाल लें। चावल खाएं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाएं तो उसमें 2 चम्मच
घी डालें, तो ये हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, गर्भवती महिला के जॉइंट्स के लिए ये सब बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे सम अप करते हैं। अगला फेसबुक लाइव हम करेंगे 2 जनवरी में। आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो इस बीच तो हमें हमारे फेसबुक पेज पे भेज दीजिए। वेलकम, थैंक यू।